नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रीतिकालीन कवि पद्माकर के काव्य का सौंदर्य। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि पद्माकर के पदों का भावार्थ समझने के पश्चात हम कवि के भाव सौंदर्य एवं कला सौंदर्य की बात आज करेंगे, चर्चा करेंगे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के बहुचर्चित और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। उन्हें अनेक दरबारों में रहने का अवसर भी मिला और रीतिकाल की जो परंपरा रही है या रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां रही हैं वे सभी प्रवृत्तियां उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। चाहे एक तरफ रीति ग्रंथों के निर्माण की बात हो तो दूसरी तरफ आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में लिखे गए रचना ग्रंथों की बात हो या रस योजना की बात हो, प्रकृति चित्रण से संबंधित चर्चा हो, सभी की पालना इनके काव्य में देखने को मिलती है। यानी कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी और काव्य में चमत्कार प्रदर्शन देखने को मिलता है। हम बात करेंगे उनके दोनों पक्षों का, भाव पक्षीय सौंदर्य और कला पक्षीय सौंदर्य। भाव पक्ष के सौंदर्य को अनुभूति पक्ष भी कहते हैं और कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाव पक्ष की। कवि के रूप में पद्माकर को बहुत ज़्यादा सफलता इनको मिली है। हालांकि रीतिकाल के अंतिम कवि थे, अंतिम प्रसिद्ध कवि थे और इनके काव्य में श्रृंगार, वीर और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। भूषण को छोड़कर के अन्य किसी कवि ने वीर रस को नहीं अपनाया। केवल पद्माकर ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में भी वीर रसात्मक रचनाएं की हैं। श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों की उत्कृष्ट योजना इनके काव्य में देखने को मिलती है। सबसे पहली प्रवृत्ति है इनके काव्य में वो रस योजना है। पद्माकर ने आनंद और उल्लास के श्रृंगारिक प्रसंगों का वर्णन तो किया ही है। इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण देखने को मिलता है। संयोग श्रृंगार की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है तो वियोग श्रृंगार की भी सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। हालांकि वियोग श्रृंगार की अपेक्षा इन्हें संयोग श्रृंगार के वर्णन में अधिक सफलता मिली है, क्योंकि उसमें उनके भावुक हृदय की सरस अनुभूतियाँ अभिव्यक्त हुई हैं। आचार्य शुक्ल ने ये कहा भी है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसा स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्षानुभूति में मगन हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर अन्य कवि में नहीं पाई जाती है। यानी कि पद्माकर सहृदय और सरस कल्पना वाले कवि थे, जिसमें रस योजना की सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस की अभिव्यक्ति भी काव्य में बहुत सुंदर प्रकार से अभिव्यक्त हुई है, क्योंकि पद्माकर ने वीर रस के अंतर्गत शौर्य, साहस, युद्धोन्माद, सेना के पौरुष आदि का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है। इसलिए वीर रस की छटा भी देखने योग्य है। इसलिए श्रृंगार और वीर रस दोनों की ही महती भूमिका इनके काव्य में देखने को मिलती है। दूसरी प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भक्ति विषयक रचनाओं में उन्होंने श्री राम पर अटूट विश्वास प्रकट किया और प्रभु श्री राम को आधार बनाकर के अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है। हालांकि रीतिकाल में भक्ति भावना जैसी प्रवृत्ति बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत कम कवियों ने भक्ति में विश्वास किया है, क्योंकि श्रृंगारिक भावना अधिक मिलती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को सर्वव्यापी परमात्मा, देवादिदेव, सांसारिक बंधनों से मुक्त करने में समर्थ बतलाकर एक निष्ठ भक्त की तरह मधुर भाव व्यक्त किया है। हालांकि पद्माकर की रचनाओं में भक्त कवियों की जैसी अनन्यता तो नहीं है, लेकिन जो वर्णन है, भक्ति से संबंधित जो वर्णन है, उसमें कोरा चमत्कार प्रदर्शन भी नहीं है। हालांकि कहीं कहीं चमत्कार प्रदर्शन भी दिखाई देता है, तो वो राम के साथ साथ शिव की स्तुति भी करते हैं।
जब उनके हृदय में भक्ति की तरंग उठती है तो अत्यंत विनम्र उद्गार व्यक्त करते हैं और वहाँ पर उनकी दास्य भक्ति दिखाई देती है। इस प्रकार से उनके काव्य में भक्ति भावना भी देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण, जो कि प्राय सभी कवियों में और सभी काल के कवियों में देखने को मिलती है। प्रकृति और कविता का बड़ा अद्भुत संयोग और समन्वय है। प्रकृति चित्रण के बिना कविता अधूरी है और कविता में जब तक प्रकृति चित्रण नहीं हो तब तक उसकी महत्ता नहीं होती है। रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति वर्णन में रुचि कम ही दिखाई है, लेकिन पद्माकर ने रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी बजाय प्रकृति के दोनों रूपों का चित्रण इन्होंने किया है। हालांकि प्रकृति का चित्रण जब रीतिकाल के कवियों ने किया तो केवल उद्दीपन रूप में अधिक किया, लेकिन इन्होंने आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में प्रकृति का बड़ा ही आकर्षक, मनोहारी और मार्मिक चित्रण किया है। तो कहीं प्रकृति आलंबन रूप में चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं उद्दीपन रूप में भी प्रकृति को ये चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। रीति ग्रंथों का सर्जन, अगली प्रवृत्ति है रीति ग्रंथों का सर्जन, जो रीतिकाल की एक प्रधान प्रवृत्ति है। रीतिकाल के सभी कवियों ने किसी न किसी रूप में जो रीतिबद्ध कवि हैं उन ग्रंथों की रचना की जिनमें काव्यांग विवेचन से संबंधित लक्षणों और उदाहरणों की अभिव्यक्ति मिलती है। इस दृष्टि से देखें तो पद्माकर कवि के साथ साथ आचार्य भी थे और इस दृष्टि से उनकी 3 रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं: जगद विनोद, रसमंजरी और पद्माभरण। जगद विनोद में उन्होंने रस रूपी काव्यांग का विवेचन किया है और इसी के साथ साथ नायिका भेद का आकर्षण चित्रण भी मिलता है। रसमंजरी में उन्होंने नायिका भेद का चित्रण किया है। इसमें आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव आदि का भी शास्त्रीय विवेचन करते हैं। तो दूसरी तरफ पद्माभरण जो उनका ग्रंथ है उसमें अलंकारों की विवेचन मिलता है और दोहा चौपाई में लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। इस दृष्टि से देखें तो वे आचार्य की कोटि में भी उनको रखा जाता है, इसलिए रीति ग्रंथों के निर्माण में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई। अगली प्रवृत्ति है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल की यह भी एक प्रवृत्ति बड़ी प्रधान है कि रीतिकाल के कवि किसी न किसी राजा के यहाँ, सामंत के यहाँ दरबार में आश्रय के रूप में रहे, आश्रित के रूप में रहे और जिस राजा के आश्रय में वो रहे उनकी प्रशंसा में उन्होंने अपनी रचनाएं भी की। इस दृष्टि से पद्माकर भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, चाहे जयपुर के नरेश प्रताप सिंह हो, उनके पुत्र महाराज जगत सिंह हो, सेनापति हिम्मत बहादुर हो, लंबे समय तक के विभिन्न राजाओं के यहाँ आश्रय में रहे, इसलिए उनकी प्रशंसा में इन्होंने अनेक ग्रंथ भी लिखे, जैसे प्रताप सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, आलीजासा, प्रकाश पचासा आदि इस प्रकार की रचनाएं हैं जो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में इनके द्वारा लिखी गई हैं। भावपक्षी विशेषताओं के बाद हम बात करते हैं कलापक्षी विशेषताओं की, यानी कि अभिव्यक्ति पक्ष की, यानी कि कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम है भाषा शैली, यानी कि भाषा का सौंदर्य। इस बात का हमें सामान्यतः पता है कि रीतिकाल में सभी कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में की। ब्रजभाषा इस युग की प्रधान भाषा थी। जिस प्रकार से भक्ति काल में ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं होती थी, लेकिन रीतिकाल में केवल और केवल ब्रजभाषा ही में ही रचना हुई है। भाषा की दृष्टि से देखें तो पद्माकर की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है, जिसमें रमणीयता है, स्वाभाविकता है, सुकोमलता है, मधुरता है आदि गुणों से युक्त उसकी भाषा है। भाषा पर असाधारण अधिकार था। आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इस कवि का अधिकार दिखाई देता है। कहीं कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है और कहीं भाव या रस की धारा बहती है। इस प्रकार से
सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। अगली प्रवृत्ति है अलंकार विधान। अलंकार विधान रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी वजह से मिस्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल भी कहा। उनके द्वारा उनका मानना था कि रीतिकाल में अलंकारवादिता या अलंकृत करना एक प्रधान प्रवृत्ति थी, इसलिए इसको अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। पद्माकर के काव्य में भी देखें तो अलंकार विधान का सुंदर प्रयोग हुआ है और अलंकार प्रयोग में विविधता भी देखने को मिलती है। उन्होंने केवल शब्दार्थ चमत्कार या पांडित्य प्रदर्शन के लिए ही अलंकारों का सायास प्रयोग नहीं किया, सप्रयास प्रयोग न करके स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने एवं उसके अंग सौंदर्य की अभिवृद्धि के उद्देश्य से अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, न कि सप्रयास चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन के लिए उन्होंने इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जिससे कि कविता बोझिल हो जाए, कविता उलझ जाए, उसका अर्थ समझ में नहीं आए। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, दृष्टांत आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। कई कई जगह देखें तो उन्होंने अलंकारों का प्रयोग बहुत ही सुंदर प्रकार से किया है और रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार कि इस प्रकार के उदाहरण उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा कि अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। अनुप्रास के कारण इनके काव्य में प्रवाह, संगीतात्मकता तथा ध्वनि व चित्रात्मकता आ गई है। अनुप्रास के बाद कवि का प्रिय अलंकार है यमक, यानी कि अनुप्रास और यमक दोनों ही अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में अधिक किया है, इसलिए अलंकार विधान की दृष्टि से प्रशंसा योग्य रचनाएं हैं। अंतिम प्रवृत्ति है छंद योजना। पद्माकर के काव्य में छंदों का प्रयोग भी सहज एवं सुंदर रूप से दृष्टि से हुआ है, यानी कि छंद विविधता, छंद वैविध्य भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। वीर भक्ति और श्रृंगार वर्णन के लिए जो छंद मुक्तक काव्य की सशक्त व्यंजना में उपयुक्त हो सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग इन्होंने किया है। जानबूझकर या सप्रयास इस प्रकार के छंदों का प्रयोग नहीं किया है कि जिससे कि किसी भाव अभिव्यक्ति में बाधा पहुंच सके। पद्माकर सवैया और कवित्व का ही प्रयोग अधिक करते हैं या अधिक किया है। वीररस के आवेगमय चित्रण में उनका कवित्व छंद नाद सौंदर्य से परिपूर्ण है। उनके छंदों में लय, गति, यति, वर्ण विन्यास का पूर्ण निर्वाह हुआ है और तुक मिलाने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है। उनमें प्रसंगानुकूल प्रभाव एवं गीता है, यानी कि जो छंद विधान है या छंद योजना है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है, स्वाभाविक बन पड़ी है और प्रभाव युक्त है, जो कि भाव अभिव्यक्ति में सहयोग करती है, न कि बाधक बनती है। इस प्रकार से पद्माकर के काव्य में जो सुंदर भाव योजना या कलापक्षीय योजना बन पड़ी है, वो उसे रीतिकाल के उत्कृष्ट कवियों में सम्मिलित करती है, चाहे वो प्रकृति चित्रण की दृष्टि से हो, चाहे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की बात हो, चाहे रीति ग्रंथों के निर्माण की बात हो, चाहे रस योजना की सुंदरता हो, या फिर यूँ कहें कि भाषा सौष्ठव हो या अलंकार विधान हो या छंद योजना हो, सभी दृष्टियों से रीतिकाल की उन सभी प्रवृत्तियों का अनुपालना की इन्होंने, जिनके कारण इन्हें रीतिकाल का एक प्रमुख कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद।